चलिए पहले शांत होइए आप लोग। अरे बुआ, हे रे, क्या कर रहा है? चलिए सुनिए, पिछला दिन हम धातु का वर्गीकरण कर रहे थे और इस वर्गीकरण में आप आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजन ठोस और धात्विक ठोस इसके बारे में पढ़े थे। लास्ट में खाली धात्विक ठोस को उतार लिए थे, आप समझे शायद नहीं थे। तो आज धात्विक ठोस को पहले हम समझ लेते हैं, लिखे हुए आप ऑलरेडी हैं, फिर आगे के टॉपिक में बढ़े। रे छटपटा रही है, क्या हुआ? कोई मारा क्या? थपिया दिया कोई? हाँ? तो लड़का ही रही है। देखो यहां, धात्विक ठोस किसको कहते हैं सुनिए। सबसे पहली बात, जितना भी धातु है वह धात्विक ठोस है। और धात्विक ठोस में धात्विक बंधन वाली बात आती है। तो इस चीज को समझिए कि धात्विक बंधन क्या होता है और धातु के अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें हैं, इसको समझिए। देखो, जैसे हम लोहा का परमाणु लें, सॉरी लोहा का एक रॉड लें। बताइए, लोहा विद्युत का सुचालक होता है। तो लोहा का यदि हम परमाणु लेंगे तो ये मान लीजिए ये सब लोहा का परमाणु है। किस चीज का परमाणु है ये? लोहा का, आयरन है ये Fe। तो लोहा का यदि ठोस है तो उसमें लोहा का ही परमाणु होगा, उसके अलावा तो कुछ उसमें होगा नहीं। तो उसमें एक आध गो परमाणु होगा कि बहुत सारा परमाणु होगा? उसमें बहुत सारा परमाणु होगा। तो ये हम बहुत सारा परमाणु दिखा रहे हैं इस तरह से। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है लोगों में कि लोहा के ठोस में लोहा का परमाणु परमाणु के रूप में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोहा के ठोस में लोहा का परमाणु परमाणु के रूप में न रहकर आयन के रूप में रहता है। क्योंकि किसी भी धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला। जैसे आयरन का वैलेंसी होता है +2 और +3। तो मान लीजिए कि ये आयरन है, इसमें जितना भी आयरन है सबका वैलेंसी मान लीजिए +2 है। तो यदि आप सोचिए कि यदि इस पर आप 2 पॉजिटिव चार्ज दे देंगे आयरन पर, तो बताओ ये इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो त्याग किया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, ये इसी ठोस में रहता है और उस स्थान पर रहता है जहां पर जगह खाली है। जैसे ये बताओ, 4 बॉल को यदि तुम इस तरह से सजाओगे तो बीच में जगह बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी को अंतरकाशी स्थल कहते हैं, या इसी को इंटरसियल साइट इंग्लिश में कहा जाता है। और इसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन चला आता है। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा? यहाँ आएगा। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज देंगे, कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन? यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि पूरे ठोस में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा होता है और जितना भी परमाणु है वह परमाणु के रूप में न रहकर किस रूप में रहता है? आयन के रूप में। तो आयन के रूप में रहता है तो बताइए हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये परमाणु का एक परत है, इसी तरह से परमाणु का दूसरा परत मान लो इस पर डाल दें, परमाणु का तीसरा परत डाल दें, परमाणु का चौथा परत डाल दें, तो इस तरह का तो होल पूरा सॉलिड में अंदर अंदर बना हुआ होगा। उसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब तुम किसी एक परमाणु को पकड़ लो, जैसे ये वाला लोहा का ये परमाणु है, इस पर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसके इधर इलेक्ट्रॉन, इसके इधर इलेक्ट्रॉन, इसके इधर इलेक्ट्रॉन, इसके इधर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पर जो परमाणु होगा उसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन होगा। 4 गो ऊपर इलेक्ट्रॉन, 4 गो नीचे इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इस पर चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है। तो ये एक परमाणु कुल मिलाकर 12 गो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। और धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच क्या काम करता है? आकर्षण बल। तो ये इसको आकर्षित कर रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी को आकर्षित कर रहा है या और भी किसी को आकर्षित कर रहा है? ये इस परमाणु को भी, इस आयन को भी आकर्षित कर रहा होगा, इसको भी आकर्षित कर रहा होगा।
तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ही सभी परमाणुओं को आपस में टाइटली बांध के रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और परमाणु, धातु के परमाणु पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो धातु परमाणु पर जो चार्ज है, यानी धातु, किसी धातु में धातु के आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है, इसी को हम धात्विक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धात्विक बंधन। और धात्विक बंधन सिर्फ धातु में ही बन सकता है, बाद बाकी किसी चीज में बन नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला गुण सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, धातु में। आई बात समझ में। तो वह सभी ठोस धात्विक ठोस के उदाहरण हैं जिसमें परमाणु आपस में धात्विक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, और इसका उदाहरण है सबका सब ये धातु। क्लियर है ये। तो अब जो यहाँ परिभाषा है, उस परिभाषा पर आप आइए। लिखा हुआ है वैसा ठोस जिसमें धातु परमाणु धात्विक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, धात्विक ठोस। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि धात्विक बंधन से आप क्या समझते हैं, तो बताइए इसका क्या परिभाषा लिखेंगे। किसी धातु के ठोस में धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या कहलाता है, धात्विक बंधन कहलाता है। और धात्विक बंधन सिर्फ धातु के ठोस में ही होंगे, बाद बाकी किसी भी ठोस में नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है इस आबंधन में धात्विक आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घिरा हुआ होता है। अभी देखे थे ना, एक परमाणु हर तरफ से इलेक्ट्रॉन से ना घिरा हुआ था। आगे लिखा हुआ है इस तरह के ठोस प्रकृति में बहुत मजबूत तथा अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि आप हथौड़ा मारते रहिए, जल्दी वो पिटाएगा नहीं। तन्य का मतलब होता है कि यदि आप गर्म करके उसको तार बनाना चाहें, यदि तलारना चाहें, तो जैसे काठ को आप, काठ पर यदि आप हथौड़ा मारिएगा तो काठ फट जाएगा, लेकिन लोहा पर या चांदी पर या सोना पर यदि आप हथौड़ा मारिएगा तो जनरली फटता नहीं है, वो फैल जाता है। इसी को ना तन्यता बोलते हैं, तन्य। अब इसका उदाहरण देखो, Ag, Fe, Au, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ETC, जितना भी धातु है वो सब धात्विक ठोस का उदाहरण है। क्या समझ में आया धात्विक ठोस। अब देखो, अच्छा ये बताओ, कोई भी धातु विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। यहां पर यह समझना है आपको कि आखिर ये विद्युत का सुचालक कैसे होता है। कौन, कोई भी धातु विद्युत का सुचालक कैसे होता है, आप इसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई तार, आप करंट वाला कोई तार इसमें आप सटा दिए, तो करंट वाला तार सटा दिए का मतलब एक ऐसा तार सटा दिए जो हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहा है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा है, या आवेश का सतत प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो आवेश का प्रवाह इसमें होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें आया, लेकिन यहां पर यदि ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले तो ये सोचिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पर आया, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा। इसका मतलब है कि पूरे ठोस में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा। तो ऐसी स्थिति में ये विद्युत का सुचालक होगा, और यदि गलती से आप इसको छुएंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में घुसने लगेगा, और ऐसी स्थिति में आपको करंट मार देगा। यही करंट मारना है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा रॉड विद्युत का सुचालक है। लेकिन जरा सोचिए कि ये सब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे किसको धक्का देता, परमाणु को धक्का देके थोड़े आपके शरीर में घुसा देगा। वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा, यहीं रह जाएगा, यदि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो। इसका मतलब है कि वही चीज विद्युत का सुचालक होगा जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वह विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो जितना भी धातु है सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अब आप समझिए डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले से भी आप ये सब बात जानते होंगे। हीरा सुचालक होता है या कुचालक विद्युत का? कुचालक। या इसका मतलब ये हुआ कि हीरा का एक टुकड़ा ले लीजिए, एक तरफ तार सटाइए, दूसरी तरफ हीरा को छुइए, तो आपको करंट नहीं मारेगा। करंट क्यों नहीं मारता है इसको समझो। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और डायमंड में वो चारों का चारों इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन से जुड़ जाता है। अब बताइए, जो 4 गो इलेक्ट्रॉन था वो सब बंधन बना लिया।
अब बंधन बना लिया तो निश्चित है कि वह फिर फ्री नहीं है, फिर वह घूम नहीं पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में डायमंड में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है, और इसीलिए आप इसमें यदि आप हाई पोटेंशियल वाला वायर सटा के दूसरी तरफ छुएंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री में तो कहीं घूमेगा नहीं। तो हीरा जो है वह विद्युत का कुचालक है, याद रखेंगे, हीरा विद्युत का कुचालक है। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा है, भेज देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे। और सुनिए, अब आइए ग्रेफाइट पर। हीरा भी बनता है कार्बन से और ग्रेफाइट भी बनता है कार्बन से। हीरा दुनिया का बहुत चमकीला चीज है और ग्रेफाइट दुनिया का सबसे काला चीज है। अब देखो इसका कारण क्या है। ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है ना, ये जो बंधन बनाए हुए होता है, ये षटकोणीय बंधन होता है, इस टाइप का बंधन होता है। ये जितना भी कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर, ये एक्चुअल में क्या है, कार्बन। और इस इतने नहीं, मतलब और भी होगा इसमें, अब सबको दिखाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये सब कार्बन है। तो कोई बीच वाला कार्बन पकड़ लो, देखो तो ये कार्बन कितना बंधन बनाया, 4 बनाया, 3, सिर्फ और सिर्फ 3 बंधन बनाया। अच्छा, ग्रेफाइट में हाइड्रोजन नहीं होता है कि आप हाइड्रोजन उसमें जबरदस्ती जोड़ दीजिएगा, तो 3 को बंधन बनाया, इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और भी ये सब यदि आगे जुड़ता चला जाए तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब बताइए, इसमें आप तार सटाइएगा करंट वाला, उधर छुइएगा तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, करंट मारेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए करंट नहीं मारेगा। तो आपसे कोई पूछे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे कि हीरा चतुष्फलकीय आकृति बनाता है जहां कार्बन के सभी 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन षटकोणीय श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, सभी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, इसीलिए यह चमकीला है। कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह काला है। कलर के बारे में ये जानो पहले कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कलर के लिए जिम्मेदार होता है, रंग के लिए। किसी भी पदार्थ में रंग हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बात आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़िएगा ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है, तो उसमें आपको ये सब बात समझाया जाएगा कि ये सब कैसे वर्क करता है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल सब्सटेंस के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे होता है ये सब आगे की बात है। समझ में आया कि कार्बन विद्युत का सुचालक कैसे, ये कुचालक कैसे, सॉरी, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कोई धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है ये समझ में आया? धात्विक बंधन समझ में आया? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से ये सारी बात आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना पिछला क्लास में, जो नहीं लिखे हैं अपना लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर का परिचय समाप्त हुआ। अब यहां से जो चैप्टर स्टार्ट, ये जो चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यह एक लंबा चौड़ा और भारी भरकम पार्ट। हमारे ख्याल से इसका भी हेडिंग आप लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं? चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, और जितना कहें उतना डालना। क्रिस्टल, हिंदी में सिर्फ लिखो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, सिर्फ ये हेडिंग डालना, इंग्लिश मत लिखना। उसके नीचे में फिर स्टार लगा के लिखना क्रिस्टल जालक, तब वहां लिखना क्रिस्टल लेटिस, आगे हेडिंग डालेंगे एकक कोष्टिका, वहां इंग्लिश लिखेंगे यूनिट सेल। यहां से बहुत भारी चैप्टर है, खूब ध्यान से देखना, एक रत्ती बात मत करना, और जो बोले उसको ध्यान से सुनना और कल्पना करना, जो बोले उसका इमेजिनेशन करना, समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी एक कंबाइंड टॉपिक पड़ा क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, जिसमें हम पहले समझेंगे क्रिस्टल जालक को, फिर समझेंगे एकक कोष्टिका को। लेकिन इसके अंतर्गत 2 और चीज आता है, एक आता है जालक और एक आता है जालक बिंदु, वो भी आगे समझ में आएगा।
क्या आप हेडिंग लिख चुके? ये परिभाषा लिख लिख लीजिए आप, और पेन को कॉपी में रख के कॉपी को बंद कर लीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि अब आज आगे इससे कोई बात शायद न लिख पाए आप, क्योंकि अब खाली समझने वाला बात है। अब ये जो परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, ये कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, आप बस लिख लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड अब चेंज हो जाएगा, फिर समझिए अब इसको। तुम अभी भी बैठा हुआ रहे, क्या है? सर आए नहीं है, वो तो बोले थे आज से क्लास लेंगे, तो बात हुई कि नहीं उनसे? फोन नहीं उठा रहे थे? अरे उनका ट्रेन छूट गया था तो बेचारे बस से आए। रात बात हुई थी तो मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ दिया 2-3 घंटा गाड़ी रोक। अब क्या करे कोई आदमी, हमको लगता है वो अबे किए होंगे 2-3 बजे सुबह में। अब जो आदमी 2 दिन से बस से, जो सोचो दिल्ली से वो बस से आ रहे हैं, ये 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस या जो भी है, 1100 है जो भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हुई होगी। कल से फिर क्लास होगा? अच्छा कल संडे है, हाँ परसों से, हाँ। चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पूरा हो गया लिखा हुआ। चलो कॉपी बंद कर लिया सब? नहीं बंद किया तो बंद करो पहले। अरे बंद करो, तुम्हारा आदत खराब है, तुम लिखने लगेगा। तुम लोग इंसान अलग टाइप के हो यार। बंद कर लिया? एक काम करो, बैग में रख लो कॉपी, रख लो बैग में रख लो। नहीं नहीं रख ही लो, अब आज आज बोल रहे हैं, रख लो, अब नहीं निकलवाएंगे कॉपी। रख लो ना, रख लो। अरे हल्ला करने थोड़ी ना बोले हैं। अरे क्या लगा कि छुट्टी हो गया? नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो। बैग में रख के निश्चिंत हो गया ना बढ़िया से, अब तुम ज्यादा ध्यान दे पाओगे इधर। देखो यहाँ देखो, अब जो बात पढ़ाना शुरू कर रहे हैं वह इस चैप्टर का बिल्डिंग ब्लॉक है। इस बात को जो समझा आगे का 14-15 क्लास समझ में आएगा, इस बात को जो नहीं समझा कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ इधर बोर्ड पर होना चाहिए, और जो कहें उसको ना सोचना कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, और यदि तुम ना सोच पाओ तो बताना, फिर सोचवा देंगे तुमको हम। देखो हम मान लेते हैं कि एक कॉपर का रॉड है। कॉपर का रॉड यदि हम लेते हैं तो निश्चित है कि कॉपर का परमाणु होगा उसमें। शुद्ध कॉपर का रॉड लेते हैं तो निश्चित है कि उसमें कॉपर का परमाणु होगा। तो उस कॉपर, जैसे ये पूरा का पूरा कॉपर का रॉड हम मान रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का परमाणु होगा? कॉपर का। तो हम उस कॉपर के परमाणु को ना दिखाते हैं। अच्छा, कॉपर एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो निश्चित है कि इसमें जो कॉपर का परमाणु होगा वह सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया होगा, वो अव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया हुआ नहीं होगा। तो सुव्यवस्थित तरीके से यदि हम इस अरेंजमेंट को दिखाएं तो कॉपर का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, इसी तरह से ढेर ढेर परमाणु इसमें होगा। मान लीजिए कि हम यहां तक इसको दिखा देते हैं। ये दिखा दिए लो। खांसी उसी भी नहीं करना है। देखिए, तो अभी हम क्या किए कि कॉपर परमाणु का ना एक लेयर, एक परत हम इस पर डाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क्या एक परत से कॉपर का रॉड बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। जिस कॉपर के रॉड में अरबों खरबों परमाणु होता है, उसमें ही 4-5 को 10 को परमाणु देके तुम क्या कर लोगे? तो तुमको दिखेगा भी नहीं कि वहां पर एक परत है कॉपर का।
तो ऐसी स्थिति में इस कॉपर का, इस कॉपर के परमाणु का जो हम एक लेयर बनाए हैं, एक परत बनाए हैं, इसी के ऊपर अब हम दूसरा लेयर डालेंगे, उसके ऊपर तीसरा लेयर डालेंगे, तीसरा के ऊपर चौथा लेयर डालेंगे, इसी तरह से अरबों खरबों लेयर इस पर हम डालेंगे। तो ऐसा लगेगा कि कॉपर का ये जो रॉड है ये बोर्ड से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। क्या ये समझ रहे हैं? हाँ, ये कॉपर का रॉड ऐसा लगेगा कि यहां से निकलते हुए हेमराज चौक तक पहुंचा। बताइए, इस तरह से यदि आप लेयर बाय लेयर बनाते चले जाएंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा ये आगे तक? तो ये हुआ आपका कॉपर का रॉड और कॉपर के रॉड के अंदर की व्यवस्था। ठीक है, अब सुनो, इसका हम एक लेयर बोले और बोले कि लेयर बाय लेयर डाल रहे हैं, तो अब हम उस लेयर को लेयर के ऊपर डालेंगे और ये एक टफ काम है। तो इधर देखिए आप, ये देखो, ये एक दूसरा लेयर ले लिए, इसी तरह का तीसरा चौथा पांचवा छठा लेयर डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये सब थोड़ा जटिल चीज है, तो विशेष ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एकदम बुड़बक की तरह कर रहा है ये। चलो ये सही है, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर। अब हम क्या करते हैं कि इस लेयर पर इस लेयर को डालते हैं। अब जरा बताओ, यदि हम यदि यदि सच में हम ऐसा करें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एक लेयर है इसके ऊपर आ जाएगा? देखो तो, और ये ऐसा आएगा कि ऐसा फील होगा कि ऊपर वाला जब लेयर डाले ना तो नीचे वाला लेयर गायब हो गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसी में यदि हम तीसरा लेयर डालें तो लगेगा कि फिर नीचे वाला दोनों गायब हो गया। ऐसा फील होगा कि नहीं? तो हम गायब नहीं करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा अंतर करके इसको हम डालते हैं। जैसे देखो, ये दूसरा लेयर पड़ गया, फिर हम डाल रहे हैं तीसरा लेयर, फिर डाल रहे हैं चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, फिर छठा लेयर, फिर सातवां लेयर, फिर आठवां लेयर। आठवें वो लेयर में ये इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि यदि कोई डायरेक्ट देखे ना तो उसको लगेगा कि क्या है ये, क्या कहां फंस गई। अब बताइए कि ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सोचिए धीरे धीरे ये कितना जटिल चीज है। इस बात की कल्पना कीजिए, जहां पर आप 5-6 लेयर में इतना फंस गए, वहां करोड़ों लेयर को आपको समझना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स चीज आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको बोले थे कि बैग में कॉपी भी रख के पूरा ध्यान से देखिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इसको चेक करें तो और भी लेयर डाल के तो पता चलेगा कुछ देर के बाद ये इतना खराब हो चुका है कि कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि लेयर पर लेयर कैसे ही आप समझ रहे हैं। तो अब आप क्या कीजिए, अरबों खरबों लेयर नहीं लेकर के, चीजों को चूंकि हमको समझना है तो मात्र 2 लेयर को आप लीजिए। चलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। इतना सारा जो लेयर था ना, इसको हम मिटा रहे हैं और मात्र 2 लेयर ले रहे हैं। कितना लेयर को अब लेंगे? मात्र हम लोग 2 लेयर को। अब देखो, यदि हम इस लेयर को इस लेयर के ठीक ऊपर डालें इस तरह से, तो ये तो सुपर इम्पोज कर गया, पूरा का पूरा ढक लिया। तो हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो अलग थोड़ा रख के अब आप जरा सोचिए कि नीचे में 4 बॉल है और 4 बॉल ठीक इसके ऊपर है। यदि हम इसको अलग में दिखाना चाहें तो 4 बॉल नीचे और 4 बॉल ठीक इसके ऊपर। तो 4 बॉल ऊपर वाला को बाद में दिखाएंगे, पहले नीचे वाले चारों बॉल के सेंटर को मिला दो। तो ये तुमको ये वर्ग बनता हुआ दिख रहा है क्या? स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है सारे सेंटर को मिलाने के बाद, तो वर्ग बन गया। अब क्या करो, तुम इसी टाइप का एक और ले लो, तो बताओ उसमें भी स्क्वायर बनेगा। इसी टाइप का एक और ले लो तो उसमें भी स्क्वायर बनेगा। तो अब ज्यादा स्क्वायर लेना नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। अब बताइए, इस चारों बॉल को ठीक इसके कहां रख देंगे? ऊपर। अब देखो, इसको हम इसके ठीक ऊपर रख रहे हैं। ठीक ऊपर रखेंगे तो एक बार फिर से सुपर इंपोज करेगा। हम चाहते हैं इसको सुपर इंपोज नहीं करवा के थोड़ा सा
ऐसे दिखा दें ताकि आपको कुछ बात समझाना है यहाँ से। अब बताइए कि एक स्क्वायर नीचे था, एक स्क्वायर ऊपर था। अच्छा, यदि तुम सिर्फ एक स्क्वायर लेते हो तो इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। कोई भी ठोस पर जब भी आप काम करेंगे तो वो उसका जो संरचना, उसका जो आंतरिक संरचना होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो बताइए सिर्फ एक लेयर से तो काम चलने वाला नहीं है, कम से कम कितना लेयर लेना पड़ेगा? 2। तो 2 लेयर लिए तो कुछ ऐसा ही दिखा। अब बताओ कि एक एक वर्ग बना नीचे, एक वर्ग बना ऊपर, और जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर डाल दिए, इस कोना से ऊपर वाले कोना को मिला दे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक घन का निर्माण हो जाएगा? और तब उसमें ऊंचाई भी होगी, तब उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो आप ध्यान से देखिए कि ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो तो एक क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से यदि हम एक और लेयर ले लें तो ठीक इसके ऊपर तो एक और क्यूब बनेगा, एक और लेयर ले ले तो एक और क्यूब बनेगा। इसी तरह से हम इस संरचना को लगातार रिपीट करते रहें तो संरचना फिर इतनी जटिल बनने लगेगी जिस जो आपको समझे में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। फिर वही लफड़ा लगेगा जो लफड़ा थोड़ी देर पहले लगा हुआ था। आप एक चीज फील कर पा रहे हैं कि ये घन पर घन बनता जा रहा है और संरचना जटिल होता जा रहा है। तो देखो हमारा टॉपिक इतना बढ़िया है ना कि इसमें हमको जटिल चीज को बहुत इजी करके समझा दिया है। इसमें तुम 18 को लेयर लोगे तब ना तुम फंसोगे। तुम मात्र कितना लेयर लो? 2, क्योंकि 2 लेयर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको मिल जाती है। तो 22 को लेयर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो खाली हम कलाकारी कर रहे थे समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब एक दूसरे फॉर्मेट में दिखाते हैं। हम एक क्यूब बनाए। बचपन में ये काम तुम खूब करता होगा, हमारे लिए ही तुम सीखा था आज सॉलिड स्टेट पढ़ना, इसीलिए ये क्यूब बना लिए। अब देखो जो बॉल बड़ा बड़ा बॉल था उसको उतना बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, उस बॉल को पॉइंट रूप में दिखा देते हैं। जैसे वास्तव में जो बॉल होगा नीचे में इतना बड़ा बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा दिखाएंगे तो ये क्यूब जाएगा ढक, और तब तुमको समझ में नहीं आएगा। तो हम ऐसे समझो कि इस बॉल का हवा पास कर दिए, हवा पास कर दिए तो ये बताइए कहाँ आके रुकेगा? इस जगह पे, इस जगह पे, यहां, यहां, अब देखो ये चारों बॉल, नीचे वाला चारों बॉल है, एक लेयर, इसके ऊपर वाला बॉल दूसरा लेयर। अब बताओ कि इसी तरह से हम चाहें तो तीसरा लेयर दे सकते हैं, चौथा लेयर दे सकते हैं। तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं उस चीज का, क्योंकि वो करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि दुए को लेयर तो ठोस में रहता नहीं है, लेयर तो बहुत सारा न रहता है। तो हम क्या करते हैं, ठीक इसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं। अब इसके ठीक ऊपर यदि हम एक लेयर बनाए, तो बताइए कि आपको ये ऐसा दिखेगा या नहीं? ऐसा ही दिखेगा ना? फोटो बढ़िया बन रहा है ना रे? धीरे धीरे सीखो, ये सब काम तुमको भी करना पड़ेगा। इतना तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि कितना लेयर तुमको दिख रहा है अभी? 3। तुम चौथा पांचवा छठा बना सकते हो। ऊपर भी बना सकते हो, तुम चाहो तो नीचे भी बना सकते हो। तो तुम सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं बना सकते हो, तुम ऊपर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, बाएं बना सकते हो, दाएं बना सकते हो, पीछे बना सकते हो, सामने बना सकते हो। अच्छा एक क्यूब में कितना फेस होता है, कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। तो 6 फलक के तरफ ना क्यूब आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यदि हम चाहें इस क्यूब के इधर क्यूब बनाना तो निश्चित है कि हम देखो ऐसे बना देंगे। क्या बोलते हो, बना कि नहीं? अब फोटो थोड़ा और बढ़िया हो गया।
हम चाहें तो इधर बाएं तरफ भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो बनाने को तो बहुते बना सकते हैं, इसका क्या मतलब भर दिन फोटो बनाते रहे? इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब आप समझ चुके हैं हम आपको जो समझाना चाह रहे थे। सुनो, बॉल को जानबूझ के छोटा बनाया गया था ताकि आपको इसके अंदर की संरचना पता चले। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि सभी बॉल के सेंटर से सेंटर को मिलाया गया, सभी बॉल के सेंटर से सेंटर को इस तरह से मिलाया गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि घन लगातार रिपीट हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर हम तो ये भी कह सकते हैं कि वर्ग रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि वर्ग टू डायमेंशनल चीज है, लंबाई चौड़ाई है। हमको स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट लेना है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो उसमें तो आपको घन ही दिख रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि घन लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब ऐसा ऐसा यदि तुम करोड़ों अरबों लेयर डालोगे तो घन भी करोड़ों अरबों बनेगा। और यहां पर क्या घन दिख रहा है तुमको? 3 को। तो करोड़ों अरबों घन को बनाना नहीं है, 3 को में समझ लीजिए कि हाँ इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऐसा बहुत सारा घन होगा। तो आप ये समझिए कि बॉल के सेंटर से सेंटर को मिलाकर जो आकृति हमको मिल रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल जालक। तो ये संरचना ही क्रिस्टल जालक है। और जहां जहां गेंद है, जहां जहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसको कहा जाता है जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? जालक बिंदु। यानी ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, ग्रीन कलर वाला जितना बॉल है वो सब क्या कहलाएगा? जालक बिंदु। और एक होता है जालक, सिर्फ जालक। जालक का मतलब होता है जाल, ढांचा। यदि हम इस सारे ग्रीन बॉल को हटा लें तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? जालक। उसी जालक पर ना तुम जालक बिंदु को सजाओगे तो तुमको पूरे क्रिस्टल का संरचना पता चलेगा कि वो कैसे कैसे सजा हुआ है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब एक होता है एकक कोष्टिका। तुम किस चीज को रिपीट करके पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण किए हो? एक घन को। तो यदि हम सिर्फ एक घन को निकाल दें तो उसी को कहा जाता है एकक कोष्टिका। तो इसमें आप टोटल कितना चीज समझे? 4 चीज। एक समझे आप क्रिस्टल जालक, एक समझे आप जालक बिंदु, एक समझे आप जालक, और एक समझे आप एकक कोष्टिका। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, क्रिस्टल जालक का तुम परिभाषा भी लिख चुके हो। तो क्रिस्टल जालक के परिभाषा के बाद ये फोटो भी बनाना पड़ेगा आपको। तो जो आदमी इस फोटो को बना सकते हैं, एग्जाम्पल में ये वाला जो जो परिभाषा तुम लिख चुके हो उसमें तुमको ये वाला फोटो बनाना है। लेकिन ये वाला फोटो सबसे बनता नहीं है, वो टेढ़ टेढ़ बाकुल बना लेगा जैसे तैसे। तो उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? आप एक क्यूब बना दीजिए। सुनिए, अभी बनाइएगा मत, अभी सुनिए पहले। आप एक क्यूब बना दीजिए और क्यूब बनाने के बाद कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर से दिखाइए। यहाँ 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 है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो, यदि तुम सिर्फ इतना बनाया तो ये क्रिस्टल जालक नहीं है। यह क्या है? यह एकक कोष्टिका है। यह एकक कोष्टिका है। और यदि क्रिस्टल जालक आपको दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली 2-4 को डॉटेड लाइन खींच दो। इधर भी, इधर भी, एक आध गो ऊपर भी, और एक आध गो नीचे भी। बताइए, इस तरह से डॉटेड लाइन खींचने का क्या मतलब? इस तरह से डॉटेड लाइन खींचने का ये मतलब है कि इसी तरह की संरचना इसके बाएं बनेगा, दाएं बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल जालक। और इस डॉटेड लाइन को सिर्फ हटा दें तो यही होगा एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल जालक हुआ आपका ये एकक कोष्टिका। सिर्फ अकेला एक को दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? एकक कोष्टिका। अब जो बात आप लिखे हैं उस परिभाषा को हम पढ़ रहे हैं और समझिए कि क्या है। देखो, लिखा हुआ है जालक बिंदुओं की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं की, यही था ना, नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पकड़ रहा है ना, ये इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। परिभाषा आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसके नीचे ये वाला फोटो बनेगा। और ये अभी नहीं बोर्ड, अभी निकालना नहीं है कॉपी। क्या ये फोटो तुम नहीं घर पर बना सकते हो? तो ये वाला फोटो बनाना है। अब आगे सुनो। जूम किया हुआ है।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जालक। इसके बारे में लिखा हुआ है कि यह केवल एक ढांचा है। ढांचा है का मतलब किस तरह की आकृति पकड़ेगा क्रिस्टल जालक, उसी बात को यह जालक बताता है। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए कि यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नीचे 4 गो ऐसे रहे और ऊपर पर भी 4 गो ऐसे ही रहे, जैसे ये आपको दिख रहा है, तब ना आपको वो संरचना दिखेगा जो पीछे देखे आप। लेकिन जरा सोचिए कि ये ऐसे नहीं रहकर ऐसे रहे, अब आप इस पर बॉल डालिए, आपको लगता है कि आपको घर बनेगा? आप करके देखिए। एक लेयर बनाए ना दूसरा, अब इस लेयर को तनिक इसके ऊपर डालिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तिरछा हो जाएगा? घर में तो सभी को 90 डिग्री का होता है, इसमें आपको 90 डिग्री का कौन होगा? तुमको तो स्क्वायर भी नहीं मिलेगा, तुम चेक कर लो। क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर का तो सभी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो बताइए कि क्या लगता है आपको कि हर बार रिपीटिंग यूनिट घन ही होगा? ये कुछ और भी हो सकता है। और आप जानिए मूल एकक कोष्ठिका में टोटल ये 7 टाइप का हो सकता है। जैसे अभी आप घन देखे ना, उसी में घन एक प्रकार हुआ, इस प्रकार का 6 अलग अलग तरह का होता है। वो सब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको ये समझा रहे थे कि लैटिस क्या है, यह केवल एक ढांचा है। ढांचा घनीय है तो घनीय का कोष्ठिका होगा, और ढांचा यदि मान लीजिए दूसरा त्रिनताक्ष है, ऐसा नाम है, आप पढ़िएगा आगे, तो उस तरह का होगा। षटकोणीय होगा तो षटकोणीय होगा। तो ढांचा हमको बतलाता है कि एक्चुअल में अंदर की आकृति कैसी है। आगे लिखा हुआ है लेटिस पॉइंट, जालक बिंदु। देखो यह लिखा हुआ है, यह क्रिस्टल के अंदर का वह जगह है या वह स्थान है जहां घटक कण व्यवस्थित रहता है। मतलब जहां पर घटक कण रहेगा, जो याद करो जो जो पॉइंट दिखाए थे ग्रीन कलर वाला बॉल, उसी को क्या बोलेंगे? लेटिस पॉइंट। और आइए एकक कोष्ठिका के बारे में, 2 गो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एक क्रिस्टल जालक और एक ये एकक कोष्ठिका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई। क्रिस्टल, सुनो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, मतलब पूरा का पूरा नहीं, सबसे छोटा। क्या सबसे छोटा? सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार पुनरावर्तित होकर, जो बार बार पुनरावर्तित होकर मतलब बार बार रिपीट होकर दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो बताइए इस क्यूब को ही ना बार बार रिपीट करके संपूर्ण क्रिस्टल बना है, तो ये एक क्यूब ही क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो उम्मीद करें कि आपको ये परिभाषा समझ में आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां पर भी एक फोटो बनाना पड़ेगा, किसका? एकक कोष्ठिका का। तो एकक कोष्ठिका का फोटो कैसे बनाएंगे? एकक कोष्ठिका का फोटो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, खाली इसमें जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन नहीं पड़ेगा। आप इसमें यदि सिर्फ आप सिर्फ क्यूब बना दें, सिंगल सिर्फ क्यूब बना दें, तो ये हो गया कौन चीज? ये हो गया एकक कोष्ठिका। और यदि हम बार बार इसको बहुत सारा ढेर बना दें तो ये हो गया क्रिस्टल जालक। समझ में आ गया? चलो अब कुछ बात सुनो, इस सब को तो हम करेंगे ही, और उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो बातों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? सुनिए, आप ये बताइए कि किसी घन में, अरे बुआ उसको जगाओ, उस हो गया। गांव देहात में खोपड़ी पहले पड़ता था, समझा? उसमें, सुनो नहीं इधर, उसमें एक तरफ 4 ऐसे लटकता था, एक तरफ ऐसे लटकता था, तो बीच में जो है ना बांस को टांगने के लिए एगो कोनिया बांस दिया जाता था, ऐसे एगो इन्हें टेढ़ा करके गाड़ दिया, एगो उन्हें टेढ़ा करके गाड़ दिया, बीच में कोनिया मार के बांध देता था, इस पर बांस को लगा देता था। करेगा पॉकेट मारी रे। पता इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है यार ऐसे। अच्छा ये बताइए आप, ऐसे में कैसे नींद आपको आ सकती है? अच्छा इस माहौल में आपको नींद आ जाएगा? अच्छा यदि आपको नींद आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप रात भर कहीं डकैती किए हैं। जगिए, आपका जगना बहुत जरूरी है। नहीं जगिएगा तो जीवन भर सोना पड़ जाएगा आपको। अजीब, लोग सोने नहीं देगा, सबसे बड़ा बात है कि सोने का मन करेगा सोने नहीं देगा, उठाएगा लात मार के उठाएगा।
अब कहीं मान लो कि तुम कहीं दरवानी का नौकरी कर रहा है, वहां पर गेट खोलना है तुमको, कोई बड़ा आदमी आएगा, तुमको गेट खोलना है, गेट लगाना है, और तुम सो गया, तो बताओ लती आएगा कि नहीं लती आएगा? देखो इधर, पढ़ो लिखो नो, हम तुम्हारा कॉपी किताब बंद करवा दिए ताकि तुम ध्यान दे सको, और तुम कॉपी किताब बंद करके सो गया, ये तो हद बात है रे। चलिए सुनिए, अब थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किसी घन में कॉर्नर कितना होता है? 8। 6 नहीं होता है, 8 होता है। मान लीजिए आप एक घन में बैठे हुए, इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें कै गो कोना है गिनो तो? 8 गो कोना। एक कोना ऊपर, दूसरा कोना, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, तो 4 जैसा कोना इधर है वैसा ही 4 कोना उधर भी होगा। तो एक घर में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। आगे सबको बात समझ में? दूसरी बात सुनिए, किसी घन में फलक कितना होता है? 6। फलक का मतलब दीवार, सतह। आप गिन के देखिए, जहां पर आप खड़े हैं ये पूरा का पूरा इधर वाला दीवार, फिर सामने वाला दीवार, कितना फलक हुआ? 2। इधर वाला दीवार, इधर वाला दीवार, छत, सतह, नीचे धरती, टोटल 6 हुआ। तो किसी भी घन में 8 कॉर्नर और कुल 6 फलक होते हैं। अच्छा बताइए, घर में भुजा कितनी होती है? भुजा की संख्या कितनी होती है? 12। और यदि ये 12 आपको दिख गया हो तो इधर यहां से भी दिख सकता है। देखो तो, एक भुजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो पीछे, 1 2 3 4, 4 गो आगे, 8। अब देखो उस चारों को जोड़ कौन कौन रहा है? देखो इधर, क्या अभी तक 8 को हुआ था? अब किसको किसको ये छूटा हुआ है, एक ये लिए थे नहीं, ये सब ऐसे ऐसे कलर चेंज करके देख लो तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। हम खुद ही भूल गए कि कौन लिए कौन छोड़े थे। देखो इधर, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भुजा कितनी हुई? 12। ये 3 चीज आप रट के रखेंगे, इसकी काफी ज्यादा आपको आगे जरूरत पड़ेगा। अब सुनो, एकक कोष्टिका समझ में आ गया तुमको? अब जानिए, एकक कोष्टिका होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका, और एक को कहा जाता है केंद्रित एकक कोष्टिका। ये सब आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा, पहले सुनिए, क्या कि अभी आपको सुनने के लिए हम रोके हैं। आद्य एकक कोष्टिका ऐसा एकक कोष्टिका होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर रहता है, जैसे ये। और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्टिका। यह एक ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें 8 कोना पर तो बॉल रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक या एक से अधिक बॉल इस पूरे घन के अंदर कहीं ना कहीं पर होगा। अब कहां कहां पर होगा, इस आधार पर यह 3 तरह का होता है। एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी, और एक होता है ईसीसी। तो सब बात को एक बार ही आपके दिमाग में देंगे तो अटेगा नहीं, छलक जाएगा, गिर जाएगा। तो अभी उतना हम नहीं आपको बताएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे। लेकिन जो बात को अभी हम आपको समझाए थे, इसी बात को एक मुश्किल से 10 सेकेंड का क्लिप है वीडियो, उस पर देखिए। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, टोटल का टोटल वीडियो हम नहीं डाल सकते, कारण ये है कि कॉपीराइट मार देगा, यूट्यूब का ही कंटेंट है। आपको समझाने के लिए बस हम इसको जमा किए थे। अब देखो, जितना बात अभी तुमको हम समझाए हैं ना, देखो कितना इजी वे में तुमको समझ में आ जाएगा। देखो सॉलिड स्टेट वीडियो कहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, ऊपरे था 10 सॉलिड स्टेट नहीं, ये रहा, ये रहा, हाँ ठीक है। इसमें देखो ये पूरा का पूरा वीडियो ही है जो तुमको देखना है पूरे चैप्टर में। अभी तो बस कुछ है, हम कुछ कुछ देर पर इसको रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो कॉपीराइट लगेगा, ठीक है? हम कंटिन्यूअसली नहीं चला सकते, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए भी जरूरी है, तो हम कैमरा भी बंद नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। देखिए जरा इसको, एक चीज देखो, जो जो कहें उस पर ध्यान दो। तुम गौर से देखो कि इसमें गेंद यानी एटम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे अभी हम लोग लिए थे ना कॉपर कुछ,
तो कॉपर का ढेर सारा, एक लेयर नीचे, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, लेयर पर लेयर, बॉल पर बॉल, ऐसे ही है ना। इतना इतना देर पर 55 सेकंड पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम दिखाते हैं, जो मेन बात है उस पर आते हैं। देखिए गौर से, अभी देखो पूरा का पूरा ये फैला हुआ रूप में है, तो हम तुमको बोले थे ना कि फैला हुआ रूप में रहेगा तो इसके अंदर का ढांचा कैसा है वो तो तुमको दिखेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो इसको किया है, देख रहे धीरे धीरे छोटा करना शुरू किया, छोटा करना शुरू किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सच में ढेर सारा क्यूब है इसमें, है कि नहीं है। तो ये ढेर सारा, ये जो संरचना अभी आप देख रहे हैं इसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। और ये जो लाल वाला पॉइंट आप हर जगह देख रहे हैं इसी को कहा जाता है जालक बिंदु। यदि लाल वाला पॉइंट हटा दें तो इसी को सीधा जाल कहेंगे, जालक कहेंगे। और आप देखिए कि एक घन, दो घन, तीन घन, ढेर सारा घन मिलके ये बनाया, तो केवल एक घन को हम निकालें तो क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। ये चमक जो रहा है ये लेटिस पॉइंट है। अब जो काम का चीज है वो हम आपको बस दिखा देते हैं। चलो देखो ध्यान से, ये देखो क्रिस्टल जालक है, इस एक क्यूब को घेरेगा। देखो इसको पूरा का पूरा घेरा ना, तो ये एक घन है, यही ना बार बार रिपीट होके पूरे क्रिस्टल जालक बनाया है। देखो इसको बार बार रिपीट कर देगा। देख रहे हो धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, भरना शुरू किया, वो सब क्यूब ही ना भर रहा है, पूरा का पूरा लगातार रिपीट कर करके पूरा क्रिस्टल जालक बना दिया। और उसी में एक का कलर डिफरेंट करेगा। अब देखिए उस सब का कलर अलग है, इसका कलर अलग कर दिया, क्योंकि इसी को ना रिपीट करके उसको बनाया है। तो सिर्फ एक को निकालें तो ये कहलाएगा यूनिट सेल, और इस सब को एक साथ रखें तो ये कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। पूरा का पूरा कहें तो क्रिस्टल जालक, किसी एक को कहें तो ये कहलाएगा एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो कल जब हम आएंगे तो फटाफट लिखना तुम शुरू करोगे तो कर सकते हो ना, तुम हो जाएगा तुमसे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। समझ में आया क्रिस्टल लैटिस और एकक कोष्ठिका क्या है। आइए कल नहीं, कल संडे है, छुट्टी रहेगा, मंडे को आना, सोमवार को आना। संडे आप लोग को छुट्टी रहेगा हमेशा, कभी कभार क्लास रहेगा।